तो अब हम आगे देखते हैं भाषा का रूप। तो भाषा का जो तत्व निश्चित हो उसे हम रूप कहते हैं। तो भाषा का रूप क्या था? भाषा लिया कहाँ से गया है? भाषा बेटा कहाँ से लिया गया है? तो भाषा जो है हमारा वो संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। भाष धातु से लिया गया है। तो भाषा कहाँ से लिया गया है? संस्कृत के भाष धातु से भाषा लिया गया है। तो भाषा का निश्चित रूप, निश्चित तत्व जो होता है वो हमारा क्या है? भाषा का निश्चित तत्व, भाषा का जो तत्व निश्चित हो उसे रूप कहते हैं। भाषा का जो तत्व निश्चित हो उसे भाषा का रूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम भाषा का रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा का रूप कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि भाषा, अच्छा सबसे पहले ये बताइए भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा मुख्यतः तो 2 प्रकार की होती है, वैसे होती 3 प्रकार की है, लेकिन जो मुख्यतः हमारी जो भाषा होती है वो मुख्यतः भाषा मुख्यतः 2 प्रकार, मुख्यतः कितने हैं उसके प्रकार? 2 प्रकार। एक तो हमारा हो जाएगा लिखित, क्या हो जाएगा? लिखित भाषा। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? मौखिक भाषा। ये बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, मौखिक भाषा। और एक जो हमारा होता है सांकेतिक भाषा, जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो हम आपको बता देते हैं। ये तीसरा है हमारा, क्या है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने हमेशा पढ़ा होगा कि भाषा 2 प्रकार होते हैं। हाँ, हम भी मानते हैं कि भाषा 2 ही प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के, वैसे होते 3 प्रकार के हैं। आपने पढ़ा होगा लिखित भाषा, मौखिक भाषा, और सांकेतिक भाषा नहीं पढ़ा होगा। लिखित भाषा बेटा, लिखित भाषा क्या होता है? जो हम अपनी बातों को दूसरे मतलब किस माध्यम से पहुंचाते हैं वो हमारा, जैसे अगर हम लिख कर पहुंचाते हैं, माध्यम क्या है? दूसरे तक बात पहुंचाने का माध्यम क्या है? लेखन। तो उसे हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा। अगर दूसरे तक अपनी बात लिख कर पहुंचाते हैं तो वो लिखित भाषा आती है। दूसरे तक हम अपनी भाषा को बोल कर अपनी भाषा पहुंचाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा हो जाएगी। और इशारों, सांकेतिक क्या होता है? इशारे से किसी से बात करना, जैसे आंखों से नैन मटक्का है ना, जब कोई लड़का किसी लड़की से मिलता है, आंख नैन मटक्का करता है, तो वो हमारा क्या होता है? इशारे करना, है ना। तो वो क्या आ जाता है? सांकेतिक भाषा आ जाता है। किसी को इशारे में डांट देना, किसी को इशारे में बता देना वहां है चले जाओ। तो इस तरीके से वहां पर हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उदाहरण क्या हो जाएगा बेटा? यहां से जैसे किसी भी चीज को में लिखना, लिख कर बताना, जैसे न्यूज़पेपर क्या है बेटा? ये लिखा ही तो जाता है। और जैसे मौखिक भाषा जैसे रेडियो हो गया, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे टीवी हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम क्या मतलब दूसरे तक पहुंचाना, मतलब माध्यम क्या है कि बोल कर पहुंचाना। और इसमें क्या हो जाएगा बेटा? इसमें हो जाएगा जैसे न्यूज़पेपर, पेपर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें इशारे में बात करना, सांकेतिक भाषा में इशारे में बात या इशारे में अपनी बात को पहुंचाना। माध्यम क्या हो बेटा? इशारे के माध्यम से, इशारे की सहायता से हम अपनी बात दूसरे से कहें। तो वहां क्या हो जाएगा बेटा? अपनी बात कहना या पूरी करना। तो वहां हमारा आ जाएगा सांकेतिक भाषा। तो उम्मीद करता हूं इतनी चीजें सारी समझ में आ गई होंगी आपको। फिर इसके बाद हम चलते हैं, भाषा का रूप हो गया, फिर हम चलते हैं अब भाषा का स्वरूप के बारे में। कहाँ चलेंगे? भाषा का स्वरूप के बारे में, जिसको सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, भाषा का स्वरूप।
ये तुम दिखा नहीं पड़ता है। ये नहीं दिख रहा है। वाला नहीं दिखा। भाषा का स्वरूप, भाषा का स्वरूप। तो भाषा के स्वरूप में हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले क्या आता है बेटा? बोलियां। क्या होता है बेटा? बोली। बोली जब थोड़ा सा माध्यम में बढ़ जाती है, सबसे पहले बोली, फिर वो साहित्यिक भाषा में आती है, फिर वो राज्य भाषा में आती है, फिर इसके बाद वो राष्ट्र भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? राष्ट्र भाषा बन जाती है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? अब ये साहित्यिक भाषा हो गई है, साहित्यिक भाषा। फिर क्या आ जाएगी हमारी? राजभाषा। फिर इसके बाद राष्ट्रभाषा। जो भाषा का स्वरूप है हमारा वो कहाँ से हो जाएगा? पहले बोली, जैसे हम आपस में जो घर में बोलियां बोली जाती हैं, बहुत ही जब जन्म से जो भी होता है वो जन्म से ही जो बोलियां बोलता है, अपनी स्वयं की जो घरेलू बोलियां होती हैं तो उसको हम बोलते हैं बोली। फिर इसके बाद जो हमारा साहित्यिक बोली है, और इसे हम एक तरीके से देशज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये देशज बोल सकते हैं इसको हम, देशज, जो अपनी घरेलू बोलियों में ही उपयोग होता है। साहित्यिक क्या होता है? जिस भाषा का स्वरूप बोली से विकसित होकर भाषा, जिस भाषा में हम अपने नियमों को एक दूसरे की किसी शर्तों में, जब कोई शर्तें लागू हो जाती हैं, जैसे कुछ व्याकरण के नियम लागू हो जाएं, वहां पर हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ व्याकरण के नियम आ जाते हैं, वहां पर हम साहित्यिक भाषा का बात करते हैं। फिर इसके बाद हम राजभाषा की बात करेंगे। तो जिस भाषा में देश की सरकार चल रही हो, जिस भाषा में देश की सरकार, इसी भाषा में देश की सरकार बात कर रही हो, तो वहां हम राजभाषा का बात करेंगे। फिर इसके बाद हम राष्ट्रभाषा, जो राष्ट्रभाषा है, इसमें क्या होगा? जो भाषा किसी ये जो है 60 से 70% इस भाषा का देश में उपयोग होता है। जिस भाषा का 60 से 70% उपयोग हो रहा है, जिस भी भाषा का देश में जिस भाषा का 60 से 70% उपयोग हो रहा है, उस भाषा को हम राष्ट्र भाषा नाम दे देते हैं। जैसे राजभाषा है, उस भाषा का मतलब 60 से 70% अगर उपयोग हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? राष्ट्र भाषा बोल देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, भाषा का स्वरूप। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। राष्ट्र के स्वरूप। तो राष्ट्र के स्वरूप के बारे में क्या बोलेंगे हम? तो राष्ट्र के स्वरूप के बारे में आइए बताते हैं। जिस भाषा में शासन का, क्या बोलते हैं? जिस भाषा में शासक का या शासन चल रहा हो, उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा कर लीजिए बेटा यहां पर। तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा? राष्ट्रभाषा बोलते हैं। जिस भाषा में शासक का या शासन चल रहा हो,
शासक का शासन चल रहा हो, उससे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा बोलते हैं। अच्छा, एक चीज यहां से पॉइंट और नोट कीजिए, जो अशोक के समय जो राष्ट्रभाषा थी वो क्या थी? अशोक के समय जो राष्ट्रभाषा थी वो क्या थी? पाली भाषा थी। क्या थी बेटा? पाली भाषा। मैं आपको बता चुका हूं, पाली भाषा को ही प्रथम भाषा भी बोलते हैं। फिर इसके बाद अकबर के समय या शासन में राष्ट्रभाषा क्या थी हमारी? फारसी को राष्ट्रभाषा, फारसी जो थी हमारी राष्ट्रभाषा थी। फारसी भाषा जो थी वो हमारी राष्ट्रभाषा थी। अच्छा, जो हिंदी है हमारी, जो हिंदी है ये क्या है बेटा? ये मिश्रित संस्कृत राजभाषा है। कैसी है? मिश्रित संस्कृत राजभाषा है। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, तो उस समय कौन सी राष्ट्रभाषा रही होगी? तो उस समय देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उसने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 ईस्वी तक फारसी भाषा को ही राष्ट्रभाषा माना। कब से कब तक? मतलब कब तक उसको माना? 1800 ईस्वी तक फारसी भाषा चल रही थी अकबर के समय। फारसी पहले अशोक के समय हमारी पाली भाषा थी, राष्ट्रभाषा जो थी हमारी पाली भाषा थी। आज अकबर के समय क्या हो गई? फारसी भाषा हो गई हमारी राष्ट्रभाषा। इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने 1833 ईस्वी तक फारसी भाषा को ही राष्ट्रभाषा का नाम दिया। फिर क्या हुआ? फिर जब हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, फिर इसका लॉर्ड मैकाले आए थे। कौन? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया? जैसे ही गवर्नर बने थे, तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया? लॉर्ड मैकाले ने क्या किया कि अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा माना, अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा की उपाधि दे दी। अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा की उपाधि दे दी। ठीक है ना? अच्छा, सबसे पहले क्या, उर्दू का बहुत ही चर्चित चल रही थी, उर्दू बहुत ही भाषा में। तो हिंदी कब ऐसा हुआ? तो जो हिंदी के लिए क्या हुआ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या किया कि इन्होंने बहुत प्रयत्न किया। काफी प्रयत्न करने के बाद उर्दू के स्थान पर या उर्दू के साथ कचहरी में हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा। किसके प्रयत्न करने? भारतेंदु हरिश्चंद्र के काफी बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद उर्दू के साथ कचहरी में हिंदी का प्रयोग होने लगा। फिर इसके बाद
पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1901 में हिंदी के फिर क्या हुआ? अब अच्छा ये तो हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत प्रयास किया, तब जाके उर्दू के साथ इसको कचहरी में इसका प्रयोग होने लगा। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ? पंडित मदन मोहन मालवीय आए। कौन आया? पंडित मदन मोहन मालवीय। उन्होंने क्या किया? इनके काफी प्रयास करने के बाद का इन्होंने भी काफी प्रयास किया। प्रयास से 1901 में, प्रयास से 1901 में क्या हुआ कि हिंदी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल गया। हिंदी भी राष्ट्रभाषा हमारी बन गई थी। किसके प्रयासों से? पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हिंदी को भी राजभाषा का उपाधि मिल गई। फिर इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, भारतीय संविधान में इसे कब माना गया? तो भारतीय संविधान में इसको 1949 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में इसको संविधान ने इसको माना, हिंदी को राष्ट्रभाषा 14 सितंबर 1949 को माना। फिर इसके बाद भारतीय संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद में इसका कार्य जो होगा वो हिंदी में होगा। ये भी तो धारा 120 के अनुसार संसद में जो कार्य होगा, संसद में कार्य हिंदी में होंगे। अच्छा, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हिंदी का राष्ट्रभाषा किस तरीके से उपयोग किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बताते चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से फिर हुआ क्या। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गई होंगी। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। अनुच्छेद 343 यानी 343 के तहत या के अनुसार जो हिंदी है वो क्या है? संघ भाषा है और देवनागरी लिपि है। अनुसार हिंदी जो है वो संघ की राजभाषा और जो लिपि है वो देवनागरी है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। राजभाषा की बेटा जो प्रथम बैठक थी, 1955 ईस्वी में हुई थी। 1955 ईस्वी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो थे, इसके प्रथम अध्यक्ष, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? बाल गंगाधर खरे ने इसकी अध्यक्षता की थी। बाल गंगाधर खरे ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर इसके बाद जो हमारी, अब ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
कि किस तरीके से हिंदी, फिर इसके बाद 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। वह कहता है पहले जो हमारी थी वो 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। फिर इसके बाद इसमें कितनी और भाषाएं जोड़ी गई? 8 भाषाएं और जोड़ी गई। तब जाकर हमारी कितनी भाषाएं हो गई? 22। यानी कौन कौन सी? पहले 21वें संविधान संशोधन के तहत, 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ी गई। फिर इसके बाद हमारा 73वें संविधान संशोधन के तहत 15वीं जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई 1992 में। फिर इसके बाद जो हमारा 52वां संविधान संशोधन था, संशोधन, 3 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। फिर इसके बाद 52वें संविधान संशोधन में इसमें 1 भाषा जोड़ी गई, इसमें 1 भाषा जोड़ी गई जिसे हम 15वीं बोलेंगे, 15वीं बोलेंगे, 15वीं भाषा। फिर इसके बाद इसमें 3 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई? 16वीं, 17वीं और 18वीं, ये भाषाएं जोड़ी गई। फिर इसके बाद संविधान संशोधन के तहत 2003 में 4 और भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं, ये 4 भाषाएं और हमारी जोड़ी गई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हिंदी बोली गई, किस तरीके से हिंदी का विस्तार हुआ। हमने सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको सब कुछ समझा दिया है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। जो भी और अगर आपको डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आइए और वहाँ पर हमको कमेंट कीजिए। जो चीज़ें आपको डाउट लग रही हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, वहाँ हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी खिंच गई है क्योंकि टॉपिक भी थोड़ा सा बड़ा था, तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगली क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो आपका हिंदी व्याकरण से स्टार्ट करते हैं। और एसएससी जीडी की जो वैकेंसी बढ़ी हैं उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बड़ी बधाई हो। तो आज हम आपकी क्लास यहीं बंद रोकते हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।